12-14 लोग मारे जाते थे ज़बान के नाम पे, फिर एक नया दौर आया, फिर उसमें अगली दिहाई है, उसमें मज़हब के नाम पे मारे जा रहे थे, फ़िरक़े के नाम पे। कभी धमाका इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, कभी टीवी पे आ रहा है जी ये हो रहा है, उतने लोग मर गए, कल छुट्टी है, शहर में हंगामा हो रहा है, यही सब देखा हमने। तो पूरी दुनिया में अगर चैरिटी के हवाले से किसी शहर का नाम है वो कराची है, टॉप नंबर 1। कोई नहीं, किसी ने सोचा था हालांकि छोड़ोगे आप उस शहर को जो 68% रेवेन्यू दे रहा है। अभी आप चले ना पैडिस्टन का सरिया काट रहे होते हैं हेरोइन बैठे हुए, वो जहाँ से काट के जितना पीस ले जाते हैं वो दोबारा कोई नहीं लगाता, भले वहाँ से कोई गिर जाए मर जाए, किसी को कोई फिक्र नहीं है। हम पैदाइशी रज़ाकार हैं, सड़क पे किसी के साथ अगर कोई जुल्म हुआ है या कोई मदद के लिए पुकार रहा है, हमें सुनाई देता है। हम टीवी खोलते हैं, वो कह रहे हैं मैं जेल नहीं जाऊँगा, वो कह रहे हैं मैं बाहर नहीं आऊँगा, वो कह रहे हैं मेरा इलेक्शन करा दो, वो कह रहे हैं मैं दोबारा ये बनूँगा, वो कह रहे हैं मैं तिबारा ये बनूँगा, वो कह रहे हैं हम ये नहीं करेंगे। डॉक्टर रहम करने को तैयार नहीं, वो लिख के दे रहा है नाम कि फ़लाँ लैब से कराना पड़ेगा टेस्ट तो मानूंगा। अरे भाई आप लैब का नाम क्यों लिख रहे हो? इस मुल्क में कोई सिस्टम है नहीं है, किसी सिस्टम हर कोई कट ले रहा है उसमें से। कट वट नहीं, रूल्स हैं भाई। 50% आए ना, बात तो करे, कोई सेनेटर बात कर ले, कोई मिनिस्टर बात कर ले, कोई बुला ले, कोई अदालत का जज बुला ले, पूछ ले जफर तुम क्या बातें कर रहे हो बेटा, तुम क्यों बोल रहे हो 30,000 में महीना नहीं गुजर सकता? ये 18,000 रुपये तनख्वाहें रखी तो है गवर्नमेंट ने कि अच्छी तनख्वाह जिसमें महीना गुजर सकता है। तो मैं बताऊंगा सर नहीं गुजर सकता। और आप बोल रहे हैं तब्दीली, एक अमीर को हटा के दूसरे अमीर को बैठा दीजिए, एक रईस को हटा के दूसरे रईस को बैठा दें, एक सेठ को हटा के दूसरे सेठ को, कैसे मुमकिन है? तो आगे फिर सोल्यूशन क्या है? आवाम खुद फैसला करेगी, और जब आवाम फैसला करेगी ना तो आवाम के हाथ में जूते होंगे, चप्पल जूते से बहुत पिटाई करेंगे, क्योंकि बस हो रही ना यार। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इनकी आई थिंक वीडियोस मेरे सामने कोई 3-4 साल पहले ये बहुत ज़्यादा डिजिटल पे वायरल होने लगे। फिर जब हमने कुछ रिसर्च की तो पता चला कि बहुत पुराना फिलैंथ्रोपी का ये काम जो है वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। टुडे वी हैव ज़फ़र भाई विद अस। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। ज़फ़र भाई, मुझे थोड़ा सा बताएं, हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? ये कहाँ से आपके अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं? अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे, लेकिन 25 साल हो गए हैं आपको। ज़रा बहुत से लोगों को, आप किसी को 2 साल पहले डिजिटल पे नज़र आए हैं, किसी को 5 साल 10 साल, बट 25 साल इज़ बहुत बड़ा अरसा है। और देखें, मैं तो काम कर रहा हूँ 2003-4 से। पहले हम लोग हुसैनी ब्लड बैंक, जो यहाँ का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, उसमें हमारा अकाउंट था। हम वहाँ पर खून जमा करते थे, मुख्तलिफ़ जामियात में कैंप लगाते थे, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में। और फिर जो अंदरूनी सिंध से मरीज़ आते थे यहाँ पर अपना इलाज कराने, उनको खून चाहिए होता था, तो वो ड्रग यूज़र से खून ले रहे होते थे, तो हमको मना करते थे कि हमसे कूपन लें और जाके खून ले लें आप हुसैनी से। तो इस पर हमने काम किया, बल्कि हम उसमें टॉप पोजीशन पे भी रहे कि सबसे ज़्यादा खून जमा करने वाला। फिर उसके बाद हमने 2010 के सैलाब में बाकायदा इसका इदारे का आगाज़ किया, और फिर ज़रा फॉर्मली आपने सही पूरा रजिस्टर्ड कराया। और फिर वो टाइम था जब कराची में रोज़ाना ज़बान के नाम पर तकरीबन 8 लोग और मज़हब और फ़िरक़े के नाम पे 4 से 5 लोग एवरेज मारे जा रहे थे। और ये वही टाइम है जब इससे 2 साल पहले देख लें, 2008 में ब्लास्ट, और फिर 12 रबी अव्वल वाला ब्लास्ट कह लें आप, या आशूरा का ब्लास्ट कह लें आप, मतलब बड़े धमाके जिसमें 100, 50। इसी तरह से फिर हमने जब 2010 में ये काम शुरू किया तो फिर हमने इन तमाम चीज़ों को भी डिज़ास्टर में लिया, दहशतगर्दी के वाक़यात को। अब अगर 2013 में लाहौर में जोसेफ कॉलोनी जला मसीह कम्युनिटी का, तो अगर सबसे पहले कोई इदारा वहाँ पहुँचा और उसने पहुँच के वहाँ पर लोगों की मदद की, और जो वहाँ के बिशप थे पंजाब के, उनको भी एक रकम दी कि भाई ये लें, लोगों को रिहब दोबारा सेट करने के लिए, क्योंकि डर गए थे लोग ना उनके घरों को बोल बोल के कि भाई घर समेत जलोगे या बाहर आ रहे हो। और फिर पूरी बस्ती जला दी गई है, या फिर साने अब्बास टाउन हो, या फिर जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हों, हमने उसमें भी लोगों की बड़ी खुल के मदद की। और फिर तो एक सिलसिला ही चल रहा था आपके सामने, सारा जो हालात थे। फिर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फिर हमने उसके बाद मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट, फिर हमने 2015 में बाज़ार मेहरबान लगाया, और हमने उसमें करोड़ों रुपए का राशन लोगों को एक्सपो सेंटर में किया, जिस तरह इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगती हैं फ्री में। और ये सब चीज़ें फिर सिलसिला चलता रहा। फिर सफाई मुहिम जुनैद जमशेद साहब मरूम के साथ मिलकर अब होगा साफ़ कराची, बहुत बड़ी कैंपेन थी, क्योंकि कराची आज तो बिल्कुल ही तबाह हो चुका है, लेकिन उस वक्त फिर थोड़ा बहुत तो कचरे का ही रोना था ना कि भाई कचरा साफ़ कर दो, खुदा के वास्ते सड़कें बना दो। आज तो वजूद ही नहीं है किसी चीज़ का यहाँ पर। बिफोर वी गो थोड़ा सा फॉरवर्ड, मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड अगर आप बता सकें कि आप कराची से ही हैं, बचपन आपका कैसा था, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड। मैं कराची से हूँ, और कराची से हूँ, और पैदाइशी
एक कह लें वो जो बच्चे नहीं होते पैदाइशी रज़ाकार जो होते हैं, सही। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हर घर में या हर ख़ानदान में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे बिलफर्ज आपके घर में 5 बच्चे हैं, कोई मेहमान कोई चीज़ 4 लेकर आ गया है, तो एक बच्चा खुद से विड्रॉ करता है, जो कहता है नहीं मुझे पसंद नहीं है, हालांकि उसको भी उतनी ही पसंद होती है जितनी बाकी 4 को पसंद होती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं, और ना वो रोता है ना पीटता है ना नाराज़ होता है, नॉर्मल रिएक्ट शो कर रहा होता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ। तो इसी तरह से हम पैदाइशी रज़ाकार हैं। सड़क पे किसी के साथ अगर कोई जुल्म हुआ है या कोई मदद के लिए पुकार रहा है, हमें सुनाई देता है। कोई अगर हम शादी ब्याह में जाते हैं, जिस तरह मैं पहले भी काफ़ी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि आप एक आम आदमी जो होता है वो अगर लड़की वालों की तरफ से है तो वो देख रहा होता है लड़का किस ख़ानदान का है, पैसे वाले हैं नहीं है पैसे वाले, क्या पहना है, किस तरह के उसके बहन भाई पहने हुए कपड़े, यही सब चीज़ इंसान नोट करता है। अभी नोट कर ही रहा होता है कि खाना खुल जाता है, फिर वहाँ नोट करता है कितने किस्म के खाने हैं, क्या हैं, कम है, ज़्यादा है, जायकेदार है, कम जायके का है, फिर वो चीज़ें होती हैं क्या देना क्या लेना। लेकिन जो सोशल वर्कर होता है वो उसकी थिंकिंग कुछ और होती है। वो ये देख रहा होता है कि वहाँ पर मौजूद इनके कौन कौन से रिश्तेदार हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है। अच्छा करीबी रिश्तेदार हैं, सगे भाई हैं, लेकिन चूंकि अच्छे कपड़े नहीं पहने तो उनको इग्नोर किया जा रहा है, स्टेज पे नहीं बुलाया जा रहा है। या वेटर जो बेचारा भाग भाग के आ रहा है, उसको क्या मिलना है, टिप मिलनी है 100 200 300 रुपये, उस एक 100 200 के पीछे वो कितना मुस्कुरा के हर एक से मिल रहा है, भाग रहा है पीछे, हालांकि बावर्ची खाना कम दे रहा है क्योंकि वो कम लाया है खाना, वो स्लो सर्विस देगा, टाइम तो पूरा हो जाएगा, स्टिल लोग उसका काम भी पूरा उधर, तो वो बेचारा वो सब चीज़ें एक आम रज़ाकार को नज़र आ रही होती हैं। तो आप कितने टोटल बहन भाई थे? हम हैं माशाल्लाह 4 भाई 1 बहन है। सही। और आपके वालिद साहब भी? वालिद साहब PMTF में नौकरी करते थे और अभी रिटायर हुए हैं। और उसके अलावा मुझसे छोटा भाई केमिकल इंजीनियर है, मुझसे बड़ा भाई जो है वो मेट्रो में जॉब करता है, उससे छोटा जो है वो उसने अबलाग़ आमा में गोल्ड मेडल लिया, जामा कराची में ग्रेजुएशन में, और मास्टर्स में भी गोल्ड मेडल लिया है और किताबें भी लिखता है। और बहन जो है उसने MBA में पोजीशन ली है। सही। और पढ़ाई वगैरह आपने फिर क्या की है? मैंने ग्रेजुएशन की है और उसके अलावा मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में। तो फिर वहाँ से आपका इस साइड पे जो सफ़र में कुछ अर्सा आपने जॉब वगैरह भी कुछ की? नहीं, मैं जॉब से शुरू किया था, फिर कारोबार पे आ गए थे और ये सिलसिला चल रहा है। मैंने सेल्स की लाइन चुनी थी, मैंने मेडिकैम में काम किया है, मैंने टाइफोन में काम किया, मतलब से डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे किया, फिर मैंने किटको कंपनी में काम किया, फिर मैंने उसके बाद माज़ा इंटरनेशनल पाकिस्तान आई थी वो ज्वाइन की थी, और फिर वहाँ से एज अ नेशनल सेल्स मैनेजर मैंने रिज़ाइन किया था, पूरा पाकिस्तान देख रहा था। फिर उसके बाद पाकोला की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली थी अपनी। ये सब सिलसिला चल रहा था 2008 में, फिर उसके नहीं 9 में, फिर उसके बाद अपने मुसलसल काम चलता रहा, फिर अभी ट्रैवल एजेंसी भी और दीगर चीज़ें भी काम चल रही है। सो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आती है सुबह जब आप उठते हैं रोज़ाना? सो व्हाट सॉर्ट ऑफ वो कहते हैं ड्राइव्स यू? आप अगर कराची में पैदा हुए हैं तो आपको किसी इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है, पहली बात, क्योंकि सीधी सी बात है जब आपको हर तरफ महरूमियाँ नज़र आएंगी एक बच्चा होता है ना, वो 7th क्लास में आके उसका जहन फिर 6 क्लास चले 8 क्लास में आके वो सोचने में मजबूर हो जाता है 9th में मुझे किसी सब्जेक्ट का इंतखाब करना है और मैंने अपना फ्यूचर का फ़ैसला करना है। लेकिन जब आपको सब कुछ करने के बाद ये बताया जाए कि कुछ भी कर लो, जाना किसी प्राइवेट कंपनी में ही नौकरी करना है, तो आदमी के अंदर मायूसी तो वहीं से आ जाती है ना, क्योंकि यहाँ तो कराची शहर में कोटा सिस्टम है, आपको नौकरी तो मिलनी नहीं है सरकारी, चाहे आप कुछ भी कर लें, तो मुश्किलात ही ये तो उससे वो सब महरूमियाँ सारी चीज़ें। अभी लोग आप टीवी पे लाख बोलें कि कराची 68% रेवेन्यू देता है, कराची ये करता है वो करता है, लेकिन आपको कराची में ना सड़क मिलेगी, ना बस मिलेगी, ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मिलेगा, ना अस्पताल मिलेगा। अभी आप मेरे साथ हार्ट पेशेंट लेके चलिए अस्पताल, यहाँ 16 नंबर में बना हुआ है हार्ट का अस्पताल फेडरल एरिया में। मैं अब से 15 दिन पहले लेकर गया हूँ, हमारे इदारे के बंदे थे कासिम साहब, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, लेकर गया, एमरजेंसी में लेकर गया हूँ। मैंने कहा जी शुरू करें इलाज, उन्होंने कहा हाँ कर रहे हैं, पहले आप जाएँ 15 रुपये का इंजेक्शन तो लेकर आएँ बाहर से। अरे मैंने कहा फिर गवर्नमेंट अस्पताल किस चीज़ का है? फिर हम गए भाग के बाहर से लेकर आए, फिर उन्होंने बोला अच्छा अभी आप फलां चीज़ लेकर आइए, इनका हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, हमें इनका पानी निकालना है पेट से, फिर ये बैग लेकर आइए, ये लाइए ये लाइए ये लाइए ये पर्ची। फिर भाग के गए लेकर आए, फिर उन्होंने कहा नहीं इनका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है और ये ख़तरनाक साइन है, अब ये इंजेक्शन लेकर आइए। तो बात ये है हम तो सरकारी हॉस्पिटल है जो सपोज टू बी, मैं बता तो रहा हूँ 16 नंबर फेडरल एरिया कार्डिक हॉस्पिटल। तो बात ये है कि अगर इतनी महरूमियाँ, मैं लाहौर गया, मैं वहाँ ऑरेंज ट्रेन में बैठा, बहुत अच्छी लगी मुझे, हर चीज़ अच्छी लगी, नीचे उसकी इलेक्ट्रिक जो सीढ़ियाँ होती हैं वो और फलाना दिमागा हर चीज़, बंदे ने बताया ऐसे खड़े हो ऐसे दरवाज़ा खुलेगा। मैंने कहा यार कमाल काम हो, उन्होंने बोला जी अब देखें लोगों के टैक्स हो रहा है, टैक्स कौन दे रहा है? कराची दे रहा है। आप कराची की बात करें कुछ भी नहीं है, बस स्टॉप का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, यहाँ से तोड़ के ले गए हेरोइनची सब चीज़ें। अभी आप चले पेडिस्टन का सरिया काट रहे होते हैं हेरोइनची बैठे हुए, वो जहाँ से काट के जितना पीस ले जाते हैं वो दोबारा कोई नहीं लगाता, भले वहाँ से कोई गिर जाए मर जाए किसी को कोई फिक्र नहीं है। शहर के अंदर लोग करंट लग के मर रहे थे, कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं था,
हर बारिश में 80 लोग मर जाएं। मतलब हम अपनी बहन को फ़ोन कर रहे हैं कि आ जाओ, बारिश रुकी थोड़ी देर के लिए, घर में सब मेहमान आ रहे हैं। बोलिए हाँ बस मैं आ रही हूँ, पीछे 2 सगे भाई करंट से मर गए वो, और तुम बताओ कौन कौन घर आया हुआ है। यानी जो 2 भाई करंट लग के मर गए उनका टॉपिक 1 सेकंड भी पूरा मुकम्मल नहीं था, इतना आदी कर दिया था आपने लोगों को मार मार के। मैंने तो 2020 में बारिश से पहले वीडियो बना दी थी। मैंने कहा इस बारिश में कोई भी करंट लग के मारा कि इलेक्ट्रिक के मालिकान की नाम से कत्ल की FIR कटेगी, और 27-28 कटवाई हमने। आज 6.5 लाख पोलो पे अर्थिंग हो गई इसकी फ़ौरन बात, तो पहले नहीं हो सकती थी। तो बात ये, यहाँ तो इतना ऐसा जुल्म का निज़ाम है। सोशल हम तो फंसे हुए हैं, यकीन करें। हम हमारे डायलिसिस सेंटरों पे जाके रश देख लें। वो कह रहे हैं हम सरकारी अस्पताल जाते थे, 6-6 घंटे वेटिंग करनी पड़ती है, 2 घंटे का डायलिसिस होता था। आपके यहाँ हर 1 दिन बाद का नंबर है वालदा का, वो आती हैं, अब तो खुद ही आ जाती हैं रक्शे में बैठ के, क्योंकि आप 4 घंटे का डायलिसिस कर रहे हैं, उनको सारा पानी भी निकल गया है, सांस भी नहीं फूलती उनकी। दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीन है, फ्रिजीनियस की, 1 रुपया नहीं लेते, कोई चंदे की अपील नहीं है, कोई स्टिकर पोस्टर नहीं सेंटरों के बाहर। और पाकिस्तान के सबसे टॉप अस्पताल के अंदर जो पर्दे लगे होते हैं वो पर्दे लगे हैं, जो सबसे टॉप अस्पताल के बेड होते हैं वो बेड लगे हुए टच वाले। हर पेशेंट के सर पे डॉक्टर खड़ा हुआ है, और क्या चाहिए। अभी एक नया मसला खड़ा हुआ शहर के अंदर कि जो मरीज़ जा रहा है 100 रुपये वाले डॉक्टर की क्लिनिक में, वो टेस्ट लिख के दे रहा है 22,000, 25,000, 30,000, 40,000। कहाँ से कराएगा टेस्ट? वो कहता है पेन किलर दे दो भाई, हम अपना टाइम पूरा कर लेंगे। बच्चों में बर्डन नहीं डालूंगा मैं अपने, वो अपने बच्चों का दूध पूरा नहीं कर पा रहा। आपने 850 रुपये किलो में 30 किलो आटा आता था भाई 3-4 महीने पहले, अभी 850 रुपये में 5 किलो आटा आ रहा है। तो लोगों को तो घर का बजट तबाह बर्बाद हो गया। उसका बाप कैसे बटन डाले टेस्ट का 40,000 रुपये? डॉक्टर रहम करने को तैयार नहीं, वो लिख के दे रहा है नाम कि फला लैब से कराना पड़ेगा टेस्ट, तो मानूंगा। अरे भाई आप लैब का नाम क्यों लिख रहे हो? इस मुल्क में कोई सिस्टम है नहीं है किसी सिस्टम, हर कोई कट ले रहा है उसमें से। कट वट नहीं, रूल्स हैं भाई 50%। ठीक है, हमने उसके बाद काम किया, इस पर वर्किंग की, हमने दुनिया 50%, इससे भी शायद ज़्यादा ही। मैंने तो पूरा नक्शा जारी किया ना कि ये एक नॉर्मल टेस्ट हैं जो आम मार्केट में हो रहे हैं, ये मैंने पूरी लिस्ट जारी की, पढ़ के बताया मैंने, इस टेस्ट का ये रेट है इस अस्पताल में, इस अस्पताल में ये, इस लैब में ये है, इस लैब में ये है। ये टोटल टेस्ट जो 63,000 रुपये के हो रहे हैं, इनकी असल कॉस्ट तो 2300 रुपये। मैंने कहा ये CBC का टेस्ट, इसकी कॉस्ट सैलरी वैलरी सब मिला के 70 रुपये, तो 1500 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं? हमने इस वक्त दुनिया की नंबर 1 कंपनी सीमेंस का TLA प्लांट उतार दिया पूरा, जो शायद ही किसी अस्पताल में किसी लैब में पूरा हो। जर्मनी और अमेरिका से उतार दिया। 1 अरब 30-40 करोड़ का प्लांट है भाई। और हमने नुमाइश औरंगी में 300 मिलियन की जगह ली, वहाँ लगा रहे हैं पूरा प्लांट। कराची में 27 कलेक्शन पॉइंट खोल लें, रिपोर्ट जो आपने बारकोड लगाया, रिपोर्ट वो टेस्ट करके और रिपोर्ट ही रिजल्ट दे देगा, आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा और वो खून को सेव कर देगा। जो डॉक्टर या जो माफिया बोलेगी कि हम JDC की लैब नहीं मानते, क्योंकि हम भी वही अमेरिका का डॉक्टर अपॉइंट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का हेड, जो एक बहुत बड़े अस्पताल में लैब पे अपॉइंट हुआ है, तो हम फिर उसको कोर्ट बुलाएंगे, क्योंकि भाई जान निकल गई ना लोगों को, आप टेस्ट कराने के काबिल नहीं छोड़ लो। अभी 3 दिन पहले का वाक़या है, मैं तो नहीं था ऑफिस में, केस आया ऑफिस में, उसने बोला कि मुझे अपने बच्चे को दफनाना है, खबर के पैसे चाहिए 25,000 रुपये। 2 दिन से मैयत रख के बैठा हूँ। 25,000 रुपये खबर इतनी की है ना, 25,000 रुपये से शुरू होती है। तो आप यकीन करें, हमारे ऑफिस में बंदा था, उसने बोला जल्दी वेरीफाई करा दो भाई फ़ौरन। उन्होंने वेरीफाई करा, कसम खुदा की जिस जगह रखी थी उन्होंने ये बात बोली कि यार हम तो बोल रहे हैं ले जाओ मैयत, इसके पैसे कौन देगा 5,000 रुपये पर डे, जो मैयत रखी हुई है यहाँ पे। ये कह रहा है पैसे ही नहीं है। उसी वक्त पैसे दिए। उसने बोला जी, हमने बोला मैयत बस भी करा देते हैं। उसने कहा मैयत बस नहीं चाहिए, मेरे ख़ानदान में कोई आएगा नहीं, हम गरीब लोग हैं, 5 लोग हैं हम खाली। हमने अपनी एम्बुलेंस दी, उसकी मैयत वसूल कफन सब करवाया, बेचारे को कबर के पैसे दिए। लोगों को ये हाल हो गया है। और ये कोई फ़कीर वकीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ ला के छोड़ा है हाल। इस पूरी चीज़ का जिम्मेदार आपको कौन लगता है पर्सनली? आवाम की खामोशी। क्यों जुल्म सह रहे हो भाई? नहीं तो आवाम क्या करे फिर? बस आवाम की मैंने बता दी, ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा। आवाम बस खामोश है, इसलिए हो रहा है। आप कोई देखे ना, मैं अभी फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, उनका करोड़ों रुपये महीने का खर्चा है। 8 खोल चुके हैं, 57,000 डायलिसिस सालाना पे आ गए हैं फ्री। 3,60,000 का बोला था, वो हम कर देंगे साल में पूरे 50 सेंटर अपने हर इलाके में खोल दिया। लियारी में खोल दिया, नई कराची में खोल दिया, नॉर्थ अहमदाबाद में खोल दिया, फेडरल बिरिया में खोल दिया, लियाकताबाद में, गुलशन में, मलीर में। इसी तरह लैब खोल दी शहर के बीचों बीच, उसके 28 कलेक्शन पॉइंट खोल दिए। दस्तरखान जहाँ लगे हुए पार्सल दे रहे हैं, जो गाड़ी रुकती है 15 पैकेट दे दो ये लो, 20 पैकेट दे दो ये लो। इन तमाम कामों के अखराजात हैं। सिर्फ ये नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मॉर्चरी खोल दी है कि अगर आप कहीं अपने प्यारे की मैयत रखवा रहे हो तो आप ओपन नहीं रखी होगी मैयत। 1000 बॉक्सेस बन रहे हैं, एक बॉक्स 8 लाख का पड़ रहा है। 5 लाख उसकी कॉस्ट थी, डॉलर बढ़ जाने के तो 8 लाख। स्टील का स्ट्रेचर है। बॉडी रखने का कोई पैसा नहीं होगा, 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 4 दिन रखो। बॉडी गुस्ल कफन कोई पैसा नहीं होगा कि जी कफन के 3,000 दे दो, साबुन के 5,000 रुपये दे दो या 500 रुपये, कुछ नहीं।
रखने का कोई पैसा नहीं है, कफन का कोई पैसा नहीं है। अगर मैयत कराची से पंजाब जानी है या बिलफर्स केपी के जानी है या हरीपुर, तो वो जो लकड़ी का बॉक्स बनता है जिसके पैसे कोई 10,000 ले रहा है, कोई 8,000 ले रहा है, कोई 25,000, वो भी फ्री। वहां से मैयत निकलेगी। अगर कराची में तदफीन होनी है, हीनो कंपनी की बसें ली हैं हमने, एक एक बस करोड़ों रुपए की है, करोड़ों रुपए की बस है वो। और उस बस का नाम क्या लिखा है ऊपर जो प्रिंट होकर आता है कंपनी से, JDC फ्री मैयत बस सर्विस। कौन देगा 15,000 रुपये यार बस के? किसके पास पैसे हैं? यहाँ जिसको देखो आ रहा है भागा हुआ। कि अभी आज रात की बात है, अगर आप बोले मैं मोबाइल में आपको दिखाता हूँ, मैं 4 बजे मुझे फ़ोन आया कि मेरे बच्चे की सांसें बंद हो रही हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल में हूँ, उनके पास जगह नहीं है, मुझे प्राइवेट अस्पताल लेकर जाना है, पैसा दो। मैंने कहा अभी किसी भी प्राइवेट अस्पताल ले जाओ, बच्चे की जान बचाओ, सुबह जिना जाना, मेरा बंदा वहाँ है, वो तुम्हें जगह निकलवा के देगा। अभी उसका फ़ोन आया कि नहीं मैं यहाँ से अभी प्राइवेट आ गया हूँ, मूव नहीं कर पाऊंगा। पहले उसने एक बड़े प्राइवेट अस्पताल का नाम लिया कि जहाँ पे बच्चों की नर्सरी थी, उन्होंने नहीं लिया, उनको पहले एडवांस पैसा दो। तो मैं दूसरे अस्पताल ले आया हूँ, यहाँ पर हूँ और मुझे इसके पेमेंट करनी है। दूसरा 12 घंटा शुरू हो गया। मैंने कहा टेंशन नहीं ले भाई, तू जितने पैसे बोलेगा दूंगा, बंदा भेज रहा हूँ। लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद कह रहे हैं उसकी सांस नहीं आ रही, डॉक्टर कह रहे हैं बचेगा नहीं। तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अपने प्यारे के ऊपर कौन पैसा खर्च नहीं करेगा यार? आपके बच्चे को डॉक्टर बोल दे खुदा ना खास्ता कि ये नहीं बचेगा, तो आप घर में कोई चीज़ छोड़ोगे? आप बोलोगे ज़मीन बेचो, प्लॉट बेचो, या आधी बुकिंग हुई हुई है ये बेच दो, सोना बेच दो, चांदी बेच दो, बर्तन बेच दो। तो लोगों के तो ये हालात हो गए। हमारे पास इस वक्त डायलिसिस सेंटर्स फ्री, जिन डायलिसिस सेंटर्स का महीने का 40 लाख का खर्चा था डॉलर, क्योंकि सारा सामान बाहर का यूज़ होता है, किटे 80 लाख पे चला गया एक सेंटर का खर्चा। 8 सेंटर है, लैब करोड़ों रुपए के टेस्ट फ्री में होंगे हर महीने। कौन देगा पैसा? किसकी हालत है देने की? तो हमने नाम ही फ्री रख दिया। हर प्रोजेक्ट में पहले फ्री लिखा होता है, आगे प्रोजेक्ट लिखा होता है। और कहाँ खोला है? शहर के बीच नुमाइश चौरंगी पे। इसी तरह से हमारा मुर्दा खाना, अच्छा अब मैयत रख दी गई बस के अंदर, बस भी फ्री। खबर कहाँ से लोगे? जो खबर रहे 50 साल, तो कब्रिस्तान भी फ्री खोल दिया। 11 सड़कें बन रही हैं, 166 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में 200 कब्रें, और 50 साल तक खबर कहीं नहीं जाएगी। तो हम तो हर चीज़ फ्री दे रहे हैं लोगों को। किस लिए? कि हम सोचना कि देखिए अमीर आदमी तो नहीं सोचेगा, बिजनेसमैन भी नहीं सोचेगा, उसको क्या लेना देना, उसको तो और शायद गुरूर और रोब बढ़ेगा भाई, कि कल तक जो मेरे सामने सीना चौड़ा करके मेरे मैनेजर्स बैठते थे, आज वो भी गर्दन झुका के बैठते हैं। मर गए हैं बिल्कुल, उनमें जरूरत नहीं, खौफ है कि सर को कोई अदा बुरी लग गई, नौकरी से निकाल दिया, तो फिर तो अभी तो घर में फिर 25 तारीख को पैसे ख़त्म होते हैं, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? गए वो ज़माने जब लोग मोटरसाइकिल पे कराची में सफ़र करते थे। अभी बेचारा एक आदमी बाइक निकालता है 3 दोस्तों में से, एक दिन वो पेट्रोल पे पैसा खर्च करता है, बाकी 2 साथ बैठ के आते हैं, अगले दिन दूसरा निकालता है, उसके अगले दिन तीसरा। कोई नहीं, किसी ने सोचा था हालांकि छोड़ोगे आप उस शहर को जो 68% रेवेन्यू दे रहा है। हालत ख़राब कर दी है लोगों की, ख़त्म, तबाह बर्बाद हो गए लोग। जब आप बड़े हो रहे थे उस टाइम का कराची कैसा था? उस टाइम में कराची ऐसा था कि दिन में 12-14 लोग मारे जाते थे ज़बान के नाम पे। फिर एक नया दौर आया, फिर उसमें अगली दिहाई है, उसमें मज़हब के नाम पे मारे जा रहे थे, फ़िरक़े के नाम पे। कभी धमाका इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, कभी टीवी पे आ रहा है जी ये हो रहा है, उतने लोग मर गए, कल छुट्टी है, शहर में हंगामा हो रहा है। यही सब देखा हमने। तो हमने क्या देखा? जो शहर के, जो हमारी एज के लोग उनसे पूछ लें पिछले 3-4 दिहाइयों में क्या देखते हैं, यही देखा होगा, और क्या देखेंगे? कोई ऐसा पीसफुल टाइम नहीं है अभी तक आपके इसमें? कौन सा पीसफुल टाइम? कैसा फिर पीसफुल? यहाँ क्या पीसफुल टाइम होगा? आपके पास मैदान नहीं है कि चले भाई हम बच्चे हैं ना, लड़के हैं, अगर टीनेजर हैं, हम क्या करेंगे? फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे? ग्राउंड ही नहीं है। वहाँ पे टैंकर के हाइड्रेंट बने होते थे, वहाँ पर जी वो कब्जा करके किसी ने अपना फ्लैट का प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, या वो कचरा कुंडी। किधर खेलेंगे? चौक फुटपाथ पे अगर आप बैठेंगे अपनी गैदरिंग लेके, इन दी एंड किसी ना किसी गलत काम में लगेंगे, नशा नहीं करेंगे तो कम से कम फिर आप फिर किसी और लाइन को पकड़ेंगे। कितनी बातें करोगे आप एक चौक पे बैठ के? भाई 3 घंटे खेल लेंगे ना, उस 3 घंटे भी बातें करते रहोगे, उसके बाद भी बातें, क्या बातें करोगे? कोई फिलोसफर हो तो कोई ना कोई ट्रैक तो पकड़ोगे ना फिर आप। तो यही हाल है, यही हमने भी ज़िंदगी गुजारी। पिछले जितने अरसे में, जो पिछले दिहाइयों में पॉलिटिकल जितने भी आए हैं, पहले MQM, जमात इस्लामी भी और PPP, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया आपके काम के हवाले से? लाइक डू यू गेट एनी सपोर्ट? देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोविड में दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव JDC ने चलाई, डेली 35,000 बोरे राशन, दुनिया जानती है बात, 4 महीने 10 दिन तक चला, नॉन स्टॉप। फ्री अस्पताल खोल दिया उनैद लाखानी साहब के साथ मिलके, उनकी जगह दी, सारे अखराजात हमने किए। आर्मी का जो वो लगा हुआ था एक्सपो सेंटर में, फील्ड अस्पताल, 2.25 साल तक खाना फराम किया, उसमें हमें किसी ने 1 रुपया हुकूमती सतह पे नहीं दिया। ठीक है, और कोई सपोर्ट? शुक्रिया का लेटर भी किसी ने नहीं दिया। सपोर्ट कौन सी होती है? मैं नहीं कहता आपने कोई अवार्ड दे दिया होता किसी में, नाम नहीं, थैंक्स का लेटर भी नहीं आया। अगर बात करें आप उसके बाद सैलाब में, सैलाब की सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई खड़े होकर, जिसमें मैंने सबको, पूरी रियासत को बोला कि इस वक्त इतने लाख मकान बह चुके हैं, इतने करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे हैं। उस वक्त से लेकर जो ऑपरेशन जारी था घर बनाने तक, अब भी हम जो घर बना रहे हैं,
हुकूमती सतह पे हमें इसमें 1 रुपए की भी मदद नहीं हुई, चाहे वो वफाक हो चाहे सूबा हो। वो हमारे डोनर्स ने दिया, हमें हम कंपनीज़ ने सपोर्ट किया, बैंकों ने सपोर्ट किया, मुखैर आज़ाद पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ थे उन सब ने सपोर्ट किया। हाँ, मैं ये बात कहता हूँ, अब जैसे हमें किसी ब्लड बैंक के लिए जगह चाहिए या हमें किसी डायलिसिस सेंटर के लिए हम हुकूमत को लिखते हैं कि भाई हमें बिल्डिंग आपकी खाली पड़ी है, ख़राब है, हम इसको सही कर लेंगे, वो तो मिल जाती है। लेकिन अगर हुकूमत हमें हमारे प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करे कि भाई आपका डायलिसिस का खर्चा ये हो रहा है, ये हमारे पास मेडिकल के फंड्स हैं, भाई आप अच्छा चला रहे हैं, ये लें भाई हम आपको शेयर कर रहे हैं 50%, ये हम आपकी लेबॉर्ट्री जो आपने दुनिया की नंबर 1 मशीन पाकिस्तान में उतार दी है, पूरा TLA प्लांट, हम इसमें आपको 50% शेयरिंग दे रहे हैं, तो यकीन जाने ये जो मेरे काम की स्पीड है 1000 गुना बढ़ जाएगी। अभी तो मेरा सुबह सो के उठता हूँ, इस सेट को फ़ोन करना है, इस कंपनी को फ़ोन करना है, उसने 1 महीने का आगे का टाइम दे दिया, उसने 1 हफ्ते बाद का दे दिया, वो वाला मीटिंग में चला गया है, हम तो इसमें लगे हैं। अभी हम तो आधा दिमाग तो हमारा इसमें खर्च हो जाता है कि ये अखराजात, क्योंकि हमारी वो पॉलिसी नहीं है कि हम राशन के बोरों के ऊपर खड़े हो बोलें आज जो राशन जा रहा है गरीब के घर में इसमें दाल नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए। मैं इमोशनली ब्लैकमेल कभी नहीं करता डोनर, ना मेरी ये पॉलिसी है रमज़ान से 4 दिन पहले टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, हाँ भाई इस साल पैसा ख़त्म सब काम, नहीं। और नॉर्मली आपके डोनर्स किन इलाकों से या किन जगहों से ज़्यादा हैं, किन ममालिक से? लाजमी बात है, पूरी दुनिया में अगर चैरिटी के हवाले से किसी शहर का नाम है वो कराची है, टॉप नंबर 1, तो वो हमारे साथ भी यही है। सबसे पहले कराची है, कराची के लोग पूरी दुनिया में जहाँ हैं वो सबसे आगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान के लोग, पूरे पाकिस्तान से लोग हैं। लेकिन पोजीशन वाइज जैसे अगर आप बात करेंगे डोनर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी किस मुल्क से आपको पैसा भेजता है, तो मैं बोलूँगा अमेरिका से, तो उसमें भी कराची बहुत ऊपर है, टॉप एंड टॉप है। फिर उसके बाद कंपनीज़ हैं, जैसे बैंक अल-फलाह है, हबीब बैंक, अल हबीब बैंक है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, दीगर बैंक्स हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं। कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, वो सपोर्ट करती हैं, बिल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। सो मुझे थोड़ा सा काम ज़ाहिर है, आपको मैंने टीवी पे भी देखा, ज़ाहिर है एक बड़ा दर्द आप करीब से इस पूरी चीज़ को ज़ाहिर है देख रहे हैं। पर्सनली आप पूरी चीज़ के साथ कैसे कोप अप करते हैं? मेंटल हेल्थ है, या मेंटल हेल्थ भी ज़ाहिर है बड़ा आजकल ट्रेंडी किस्म का वो जेन ज़ी का है, बट पर्सनली आप तो ज़ाहिर ऑन ग्राउंड जब लाशें और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, हाउ डू यू कोप अप विद ऑल ऑफ दिस? देखिए, असल में जब आप, अगर मैंने दहशतगर्दी के शिकार अपने दोस्तों को अपने हाथ से कब्र में नहीं उतारा होता, मैंने 2012 और 13 में अपने 4 एम्बुलेंस ड्राइवरों को, जिनको बिला किसी जुर्म के एम्बुलेंस चला रहे हैं, मार के चले गए लोग, गोलियां, मर गए, उनकी फैमिलियों को फेस नहीं किया होता और आज तक उनकी फैमिलियों को सपोर्ट नहीं किया। हाँ भाई, जो दूसरे एम्बुलेंस वालों इदारों ने फेस किया वो सब हमने भी फेस किया है। कितना मुश्किल होता है कि आप किसी एम्बुलेंस ड्राइवर की फैमिली को फ़ोन करें और फ़ोन करके बोलें हेलो बेटा कौन, वो बोले मैं फ़लाँ की बेटी बात कर रही हूँ, आप बोले मैं ज़फ़र, अरे अंकल मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अंकल, मैं आपकी वीडियोज़ देखती हूँ। बेटा मम्मा है? नहीं, अम्मी तो काम पे गई हैं। कोई है घर में? नहीं, मैं ही हूँ। बेटा वो मम्मा आए तो उनसे बोलना अब्बासी की मॉर्चरी आ जाएँ। जी अंकल मैं आएंगे तो बोल दूँगे। अब अच्छा, किसी को बड़े को बताओ, पड़ोसी को बताओ कि ज़फ़र भाई का फ़ोन आया, यहाँ बुलाया। अच्छा, उस बेचारी को मालूम ही नहीं मॉर्चरी क्या होता है। आधे घंटे बाद वो बच्ची आ रही है, उसका दुपट्टा गिर रहा है, भागती हुई आ रही है, उसकी बेवा आ रही है, वो रिश्तेदार आ रहे हैं, आके पूछ रहे हैं क्यों इसका बाप क्यों मरा। मेरे पास जवाब ही नहीं। आप खड़े रह के दिखा दें इस केस में सामने। हम तो दुआ कर रहे होते तो अल्लाह ताला मौत दे दे, हमें मौत दे दे, मौत दे दे, मौत दे दे, ये चीज़ फेस नहीं हो रही। फिर वो बच्ची अंदर जा रही है ही नहीं मेरे बाबा यहाँ पर, कहाँ है? हम बोल रहे हैं जिस शख्स की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, जो चेहरा इतना सूज के इतना बड़ा हो गया है, सर पर ग्रैब बैंडेज पड़ी है, तेरे बाबा? नहीं मेरे बाबा का फेस ही नहीं है। अब मैं कैसे बताऊं, तेरे बाप के सर पे 4 गोलियां मारी, ग्रैब बैंडेज बांधी है, खून रुके, वो खून अंदर जम रहा है तो इसलिए पूरा चेहरा सॉइल हो गया। अभी तो मेरे पापा मुझे कॉलेज छोड़ के ही निकले थे। एक थोड़ी वाक़या, हज़ारों वाक़या ना। फिर आप यहाँ देखिए ना, दिहाइयों पर लोगों के दिलों में नफ़रत भरी गई है कि ये महाजिर है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलोची है, ये फ़लाना है, ये ढिमाका है, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये है, ये है। तो भाई फिर उन माहौल के अंदर आप क्या समझ रहे हैं, काम करना आसान है? आप आए हैं बोलें ये लो मोहब्बत का बयानिया, तो उसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो वही हमको मिला 2010, 11, 12 में हमने फेस किया। बहुत हौसला चाहिए इन तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन ये वही मेरा सवाल है कि जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं और अगले दिन आप सुबह जब उठते हैं तो किस तरह उठ पाते हैं आप? असल में देखिए, हमारा दिमाग सोते में भी चल रहा होता है। जितना डिप्रेशन वाला काम है, जितना टेंशन वाला काम है, इसमें सोते में भी दिमाग चल रहा होता है, एनी टाइम चल रहा होता है। क्योंकि देखिए होता क्या है, आप जो भी पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पैसा दे रहा है ना, इसने बड़ा सिस्टम ख़राब किया है। आप यूट्यूब पे डालें पैसा मिलेगा, आप फेसबुक पे डालें पैसा मिलेगा, कहीं भी डालें कुछ पैसा में, कुछ नहीं भी मिलेगा तो आप हीरो बन जाओगे, वायरल हो जाओगे। करना क्या है? झूठ बोलना है। कैसे झूठ बोल रहे हैं? JDC अफ्तार करा रही है,
एक साहब साफ़ी बन के पहुंचे, पता नहीं उनका नाम तलहा था, ऐसी कोई नाम था उनका, पिछले साल उन्होंने किसी और के दस्तरखान पे खड़ा करके एक शख्स को स्टोरी याद कराई और हमारे खिलाफ वीडियो डाल दी और वो मशहूर हो गए। हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, हम तो कैमरा लगाते हैं, 40,000 लोग शहरी करने आ रहे हैं ना, आपने अफ्तार में गेम किया, मालूम हुआ जी ये तो किसी और के दस्तरखान किया। हमने उनको प्यार मोहब्बत से बुलाया, उन्होंने माजरत की वीडियो बनाई, हमने उनके खिलाफ कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो तो मशहूर हो गया ना। ये देखें जी, सुबह में ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, इतने हज़ार लोगों को। ये खातून तो बोली मैं अफ्तारी करने आई, मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैं पूरी रात भूखी रहूँगी। अरे क्यों भूखी रहोगी? अगर तुम्हें अफ्तारी नहीं मिली घर जाके कर लेना भाई, तुम शॉपिंग करने गई थी ना, वहाँ से वापस आ रही हो, खुद बता रही हो। तो मैटर ये, यहाँ तो आप, अब वो हम राशन पैक कर रहे थे, अचानक बारिश हो गई, अभी सैलाब वालों को अचानक एक दिन बारिश हो गई दिन में। हम बता चुके हैं, 3 दिन पहले दिखा चुके हैं कि हम आटा भी थैली के अंदर पैक इसलिए करें, सैलाब ज़्यादा इलाकों में जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, दाल भी थैली में, चावल भाई, वीडियो बना दी, फिर दोबारा उसी बारिश के अंदर खोल खोल के दिखा रहा हूँ, देखो हर चीज़ थैली में पैक है भाई। तो यहाँ तो मसला ये है कि आप निगेटिव चीज़ फेंकिए और अच्छा, उस पर पैसा भी कमा रहे हैं लोग। 6 मिलियन व्यू जी, ऐड भी चल रहा है, कमर्शियल। क्या है चीज़? सिर्फ जहर आपने उगला है उसके अंदर, कि आपके दिमाग में ये चीज़ थी तो आपने, कि आप, हम रोज़गार स्कीम में मोटरसाइकिलें देते हैं लोगों को, लो भाई तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र करके दी, हज़ारों बाइकें, जाओ राइडर लग जाओ, फूड डिलीवरी में लग जाओ, 35-40 हज़ार। नहीं जी, वो वीडियो बना दी बैठ के घर में। क्या ये जो बाइकें शहर में बढ़ रही हैं इसकी जिम्मेदार JDC है? क्या कमाएगा अगर इसको पढ़ा, जब ये पढ़ा लिखा ही नहीं, इसको बाइक क्यों दी? अरे ये क्या बात हुई? नहीं मालूम उसके क्या वसाइल थे, क्यों नहीं पढ़ा, या जितने काबिल लोग हैं शहर में उनको तुम नौकरी की जिम्मेदारी। मैंने भी परसों वीडियो डाली कि मेरे पास 40 राइडर की जॉब आई है, सीवियाँ दे दो। मेरे ख्याल में 15,000 से ऊपर सीवियाँ आई हैं राइडर के लिए, सब मास्टर्स, ग्रेजुएट लड़के। रक्षा ड्राइवर को रोक लें कराची में, अगर सच बताएगा तो पूछ लीजिएगा, बोलेगा बैंकर था, रिटायर हो गया हूँ, तब रक्षा। रास्ता ही नहीं है, कोई क्या जमा करेगा, क्या करेगा, हालत ही कुछ नहीं है लोगों की। सच सुनने को कोई तैयारी नहीं है। वो कह रहे हैं जी आप इतनी बड़ी NGO चला रहे हैं, हमने फला वो एक गाने का प्रोग्राम रखा है, उसमें मेहमान खुसूसी आप रखो। मुझे क्यों रख रहे हो भाई? बाकी तो आ रहे हैं सब, आप क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई आप बाकी को बुला लो। डू यू थिंक अगर अब ये पूरे हालात देखें अभी के, स्पेशली अभी फ्लड कितना बड़ा मतलब हुआ, मेरे ख्याल से आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मेन अगर आप जाएँ आपको लगता भी नहीं है कि यार लोग पता नहीं बेहिस हो गए हैं, या वो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते TV पे चला, उसके बाद सारा पॉलिटिकल वापस वो एक हम सर्कल में आ गए। डू यू थिंक एज अ कॉम आपको लगता है कि एक बेहिसी की तरफ हम बहुत ज़्यादा चले गए हैं? नहीं, बेहिसी की तरफ नहीं गए, मुआश में उलझा दिया गया। अगर कल मेरी बात हो रही थी दुबई में, एक साहब से कह रहे थे जितने का गोश्त यहाँ पर मिल रहा है उतने का तो कराची में भी मिल रहा है, तो मैं अपनी फैमिली कराची में क्यों रखूँ भाई? हमने तो इसलिए रखी हुई थी कि पाकिस्तान में रहेंगे तो कम से कम मैं कुछ पैसे बचा सकूँगा ज़िंदगी में, आगे अपने बच्चों के लिए घर ले लूँगा। तो उतना ही खर्चा मुझे वहाँ करना है, तो मैं अपनी बीवी बच्चों से दूर क्यों रहूँ, अपने पास ना बुला लूँ? तो जब आपने दुबई में जो शख्स कमा रहा है पैसा उन हालात पे पहुँचा दिया है, अब जो शख्स यहाँ 60,000 रुपये कमा रहा है महीने के, वो कहता था यार 60,000 रुपये सैलरी है मेरी, अभी 60,000 की औकात ये है कि 35,000 रुपये का रेंट, 25,000 जो बचे उसके अंदर 15,000 रुपये के इलेक्ट्रिक को आप दोगे, और कैसे नहीं दोगे? अब क्या रह गया आपके हाथ में? 10,000। आटे के 3 बोरे लेकर आ जाओ 10,000 रुपये में, बस फिर क्या बचेगा? शायद 2-1 हज़ार बचेगा, उसकी 10-5 किलो दाल ले लेना, ना तेल लगाना उसके अंदर, ना उसमें मसाले डालना, उबाल के दाल के साथ खाते रहो रोटी। और गैस नहीं, बिल नहीं दोगे तो गैस कहाँ से आएगी? बच्चों की फीस कौन देगा? माँ बाप के इलाज के पैसे कौन देगा? खानदान में कोई मर गया, घर में कोई मर गया, दफनाओगे नहीं? बेटी के रिश्ते कब तक मना करोगे? कि अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तो अच्छा देना भी तो पड़ेगा, अच्छा हॉल करना पड़ेगा, अच्छा दूल्हा को शेरवानी दिलानी पड़ेगी, अच्छी जगह से कोट दिलाना पड़ेगा। दूल्हा तो नाम भेज देगा मैं तो इस ब्रांड का पहनूंगा भाई कोट, उस ब्रांड का कोट तो 2.5 लाख रुपए का है। शेरवानी जिनकी लिख रहा है वो डिज़ाइनर की, वो तो शेरवानी उनकी शुरू ही 3 लाख से होती है। नहीं भाई रिश्ता मना हो गया। अब बेटी बोल रही है मैं, आपने मुझे इतना पढ़ाया क्यों? उस काबिल शख्स का रिश्ता मना कर, नहीं बेटा हम बेहतर समझते हैं। अरे भाई बेटी समझ रही है कि आप क्यों रिश्ता मना कर रहे हो? तो इसमें उलझा दिया लोगों को। हुक्मरान का और हमारा डिफरेंस बहुत बड़ा है, आप समझे ना। एक अमीर आपका मिनिस्टर बहुत बड़ा जो होता है, वो अगर एक दिन जेल चला जाए तो वहाँ से वीडियो डाल रहा होता है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये किधर रख दिया है मुझे, ये वो फलाना B क्लास, ये छोटा सा TV लगा है। ओ भाई लोग इससे छोटे घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप लोगों को सोचो तो। वो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं जी फला गाड़ी तो अब 21 करोड़ रुपए की हो गई है, बताएं देखें कितनी महंगाई हो गई है। 21 करोड़ की गाड़ी पे तुम रो रहे हो, लोगों को नहीं सोच रहे हो तुम कि तनख्वाहें लोगों की 10-10 साल से नहीं बढ़ी हैं। प्राइवेट सेक्टर आधी तनख्वाहों पे ले आया है, तजुर्बेकार आदमी को निकाल रहे हैं कि नहीं भैया तो तनख्वाह ज़्यादा है। ये फ्रेश मास्टर्स खड़े हैं लाइन में जो आधे से भी कम पे काम करेंगे, और सुबह 9 बजे आएंगे, वापसी का कोई टाइम नहीं है, जिस दिन आग दिखाएंगे उस दिन बाहर।
लोग आप ईद की शॉपिंग में बताओ ना, कौन किसके यहाँ प्लानिंग होती है? हमने तो अपने टाइम पे देखा था कि ईद की शॉपिंग की प्लानिंग होती थी, लड़के जाते थे, कोई डॉल्मेन जा रहा है, कोई फलाना जगह जा रहा है, 15 तारीख से मार्केटों में जाना शुरू हो जाते थे। अभी करेंगे क्या जाके? लेकिन अभी भी अगर आप मॉल्स में जाएं तो आपको रश तो उतना ही नजर आप 5 करोड़ की आबादी वाले शहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनके ठेले लगे हुए हैं, जो कारोबार मुस्तनद पक्के जिनके काम हैं, जिनका जो कारोबार किसी भी तरह का कर रहे हैं, वो तो फिर संभाल सकते हैं। नौकरी पेशा आदमी नहीं है। मुझसे एक साहब बहस कर रहे थे, रेस्टोरेंट भरे में। मैंने कहा आ जाओ, 1-1 अरब रुपए की शर्त लगा के अंदर चलते हैं। 100 आदमियों से पूछेंगे, कोई एक मुलाजमत पेशा मिल गया, तुम मुझे पैसे भी मुझसे लेना, मुझे मुर्गा भी बना देना घंटों के लिए। नहीं, जा ही नहीं सकता। वो ढूंढता फिर रहा है शहर में कि कौन 20 रुपए सस्ता आटा दे रहा है। वो रेस्टोरेंट जाएगा फैमिली को लेके, वो ढूंढता फिर रहा है कहीं पर कोई 20 रुपए 5 रुपए कम की चीनी दे दे, वो मॉल जाएगा। छोड़ा ही नहीं है लोगों को इस काबिल, छोड़ा ही नहीं। So, जो आप सारा आप लोगों का काम है उसके ऊपर जो आपको बैकलैश सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? देखिए, हमारे को तो इन चीज़ों को सोचने का टाइम ही नहीं है। हम तो ये परेशान है कि जो लोड था एप्लीकेशन का, अगर दिन में एप्लीकेशन 1000 आती थी। देखिए, जब आप ये ऐलान करते हैं ना कि हम काम सबके लिए कर रहे हैं, हम तुमसे पूछेंगे नहीं तुम्हारा मसलक, हम तुम्हारा मज़हब, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारा शहर, तुम्हारा सूबा, तो उतना ही लोड आता है और बड़ी उम्मीद से लोग आते हैं। मैं तो सीधी बात करता हूँ कि मेरी माँ को कल को किसी फलाई इदारे जाना पड़ गया तो वो घर से निकलेगी कैसे? कितने भारी कदम उठाएगी, रक्षा करेगी, गाड़ी में जाएगी, पैदल जाएगी, वहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ का प्रोसेस पूछेगी, किस दिल से पूछेगी, कितनी ढारस होगी उसको। अंदर से बोला जाएगा पर्चे पे लिख दो अपना मसला, वो पर्चा देते हुए कितनी उम्मीदें होंगी, और फिर खाली पाँव वापस आएगी इस उम्मीद से कि पता नहीं कब कॉल आएगी, कब नंबर होगा, कब वेरिफिकेशन। ये रोज़ाना लाखों लोग फेस कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें, उनका ये इंतज़ार, उसको पूरा करना, उसके लिए भागा दौड़ी करना, लड़कों को दौड़ाना, वेरीफाई करो केस का लेवल क्या है जी, बिजली कटी हुई है, 5 लाख का बिल है, घर में 5 बूढ़े लोग हैं, 2 एबनॉर्मल बहन भाई हैं उनके, नहीं दे सकते पैसे। मोहल्ले वाले क्या करेंगे? मोहल्ले वाले क्यों देंगे? वो कह रहे हैं हम अपने घर की बिजली नहीं बचा पा रहे, बेटी के जहेज के पैसे खत्म हो गए, दादी एडमिट थी अस्पताल में, मर गई, सारा पैसा वहां लग गया, बेटी रुखसत नहीं पा रही, लड़के वाले थ्रेड पे थ्रेड कर रहे हैं जी हम रिश्ता तोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, हमें रमजान से पहले शादी करनी है, ईद में रुखसती कर दो। बाप परेशान परेशान ढूंढ रहे हैं। वो कह रहा है गुर्दा ले लो। कसम खुदा की, परसों एक शख्स मेरी गाड़ी के आगे लेटने को तैयार हो गया कि मेरा गुर्दा ले लो। अबे मैंने कहा मैं क्यों ले लूँ? कह रहा मैं खुदकुशी कर लूँगा, मुझे सिर्फ 30,000 रुपये दे दो। मैंने कहा बैठो भाई, मसला बताओ, वेरीफाई करवाओ, करते हैं। ये लेवल कर दिया है। आप भूल जाएं, आप किसी के घर जाएंगे मिडिल क्लास फैमिली के, आपको हंसते हुए रिसीव करेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप किसी को फ़ोन करें, हम सोच रहे थे आज तुम्हारे घर चक्कर लगाएं, तो बोले क्यों, सब खैरियत? दिल से बोलेगा क्यों? क्योंकि वो चकरा के रह जाएगा ना, ये आ रहे हैं, अभी 100 रुपये का चिप्स लेके आना पड़ेगा बाहर से, 100 रुपये की निमको की थैली आएगी, इनकी 5 कप चाय बनेगी, और कहीं खाने के टाइम पे आ गए। मैंने तो बच्चों से वादा किया था कि इस हफ्ते इंशाल्लाह मुर्गी लाऊंगा घर, आज का वादा था, वो आधा किलो मुर्गी जो रखी हुई इनको ना खिलानी पड़ जाए। ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ये हालत की है लोगों की, ख़त्म कर दिया लोगों ने। बट लेकिन डू यू थिंक कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही कसूर है, या एक ग्लोबल भी तो ज़ाहिर है रिसेशन और चीज़ें आ रही हैं, तो वो उसका कितना इफेक्ट आपको इसमें क्या लगता है? ग्लोबल क्या है सर? तो पूरा जो यूक्रेन वॉर चल रही है उसकी वजह से तेलों की कीमतें और ओवरऑल जनरली फ़र्क, तो आपको नहीं लग रहा कि उस वजह से भी बहुत 5वां 6वां साल हो गया है, मैंने टीवी पे किसी हुक्मरान के मुंह से सुना नहीं है कि लोगों की ये हालत हो गई है। हो गया होगा दुनिया के किसी वजह से भी कोई मसला, आप बोलो तो अपने मुंह से। हम टीवी खोलते हैं, वो कह रहे हैं मैं जेल नहीं जाऊंगा, वो कह रहे हैं मैं बाहर नहीं आऊँगा, वो कह रहे हैं मेरा इलेक्शन करा दो, वो कह रहे हैं मैं दोबारा ये बनूंगा, वो कह रहे हैं मैं तिबारा ये बनूंगा, वो कह रहे हैं हम ये नहीं करेंगे। क्या हो रही है? उसकी बेटी ये, उसकी माँ वो, उसकी बीवी वो। हुक्मरानों के मामलात सुबह से शाम तक बिक रहे हैं, और कोई एक हुक्मरान जो है वो आवाम के लिए एक जर्रा बात करने को तैयार नहीं है। पूछो तो, लोगों के हालात तो पूछो कि बस स्टॉप पे क्यों खड़े हो सुबह से रात तक, तो वो बताएगा ना भाई कि बाइक का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, 250 के हिसाब से, 270 के हिसाब से मैं 9,000 का महीने का पेट्रोल नहीं दे सकता, मेरी तनख्वाह 17,000 रुपये। मुझे वो सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ के तो दिखाएं शहर में जिनकी तनख्वाहें 50 और 55,000 हैं। ओ भाई 11,000, 12,000, 17,000, 18,000, 22,000, उसमें उनका किराया 9,000 पैदल आने जाने का, 10,000 या 8,000 की उनकी खोली होगी छोटी सी, 2,000 में महीना आप गुजार के दिखा दो मुझे। फिर टीवी पे बैठ के बोलना मैं तुम्हारा हुक्मरान हूं, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हारा ये हूं, मैं तुम्हारा वो हूं। क्या बातें हो रही हैं सर? कौन सी दुनिया, कौन सा यूक्रेन?
किन की बातें हो रही? मैंने तो नहीं सुना किसी हुक्मरान ने आज तक अपनी कोई 1 रुपए की चीज़ भेज दी हो आवाम के लिए। जिस दिन मैं सुन लूँगा उस दिन फिर मैं आपकी बातें मानूंगा, यूक्रेन और जो आप बोल रहे हैं। और इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जब पीटीआई का था, आपको लगा थोड़ा सा उनकी तरफ से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर थी? जैसे खान साहब का एक वो पूरा मदीना की रियासत एंड बिल्कुल, उन्होंने बोला था बहुत सारी चीज़ें कि मैं वो 2 करोड़ नौकरियाँ ना, कितनी थी तकरीबन मेरे ख्याल से, है ना, 2 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और 200 अरब डॉलर वापस लाना। और हमने भी ये उनके साथ इंटरव्यू किया, वो कहते हैं हमें काम नहीं कोई करने दिया हाँ नहीं, मैं तो सियासी उसमें पढ़ता ही नहीं, मैं ना, मैंने तो आपसे क्लियर बात की। देखिए मैं तो ना उनकी बात कर रहा हूँ ना मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि मैं जो फलाई काम कर रहा हूँ, बैठ जाओ, ऑडिट कर लो, इंटरनेशनल ऑडिट करा लो। अगर मैं अपने माँ बाप का ही सिर्फ सुबह से रात तक इलाज कर रहा हूँ, या उन्हीं के लैब टेस्ट कर रहा हूँ, या उन्हीं को खाने दे रहा हूँ, या उन्हीं को खबरें दे रहा हूँ, या उनके लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना। लेकिन जो भी हुकूमती लोग हैं यार, देखो तो किसके लिए हो रहा है। लाहौर फिरोजपुर रोड पे जेडीसी ने जो रेस्टोरेंट बनाया था 2 साल पहले, एक दिन का खाने का खर्चे कहां थे और आज कहां चले गए? उस वक्त 300 रुपए का 10 किलो आटा था, आज आपके सामने रेट है यार 1800-1600 रुपए का 10 किलो आटा। तो जो दिन में हमारा लग रहा है 1500 किलो आटा, वो उसके पैसे कहां चले गए होंगे? कौन देगा? कौन सा डोनर भाई? जिस सेठ को फोन करो, यार जफर 3 महीने हो गए सैलरी नहीं दी अपने स्टाफ को, तेरे खर्चे तो हैं इतने बड़े। तो मेरे खर्चे मेरी फैमिली पे हो रहे हैं, किस पे हो रहे हैं यार? हम पे जो बर्डन है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी मुझसे रब्ता कर रहा है मीडिया सारा, हम ये कैंपेन ला रहे हैं, ऐसे करेंगे। मैंने बोला भाई जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दे सकता है दो, हम करेंगे कैंपेन। अब पैसे ही हालात ही नहीं है, हालात ही नहीं है भाई, बिल्कुल पोजीशन। तब मुझे नहीं मालूम ये किस दिन लोग घरों से निकलेंगे, लेकिन आपको लगता है लोग निकलेंगे? पता नहीं यार। अभी मैंने तो 2 मुहिमों का आगाज़ कर दिया है। एक तो जो फ़कीर आते हैं, ये जाली गदागर जो होते हैं, इनको कुछ मत दो भाई, अपने फैमिलियों को सपोर्ट करो। और उसके बाद मैंने बोला है कि ये जो भी माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिन्होंने शुरू कर दी है, जो फल उठा के इस वक्त रख रहे हैं फ्रीज़रों में, वो क्या होता है चिलरों में, और जो गंदम वो बेसन को गायब कर रहे हैं मार्केट से, चने को गायब कर रहे हैं, तेल गायब कर रहे हैं, मैंने कहा तैयारी पकड़ लो, हम पे इस चीज़ का बाइकआउट। तो फिर पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। ज़्यादती है ना यार। सरकारी रेट आ रहा है मुर्गी का 300 रुपये, आप बेच रहे हो 900। सरकारी रेट आ रहा है दूध का भाई 120 रुपये लीटर बिलफर्स, आप बेच रहे हो 250। गाय के गोश्त का रेट आ रहा है 550, आप बेच रहे हो 850। कौन सी जाती है यार ये? ठीक है, जब आवाम बाइकआउट करेगी तबीयत साफ़ हो जाएगी, फिर घूमना लेके नालियों में बहाना। लेकिन आपको लगता है कि आवाम कभी एज अ कॉम एक्टिवेट होगी? ज़रा वो यार आप देखिए कितनी मेहनत की गई है, जहाँ ज़बान की बुनियाद पे इलेक्शन होते हों, कितना काम किया गया है कि लोगों को एक दूसरे से दूर करने के लिए, कि बहुत तफरीक हो गई है। मतलब आप सोचें कि इतना ज़्यादा काम हो चुका है कि मैं खुल के बोल नहीं सकता, कि मैं बोलूँगा तो उसके बाद मेरे खिलाफ भी कैंपेनें शुरू हो जाएंगी। सब जानते हैं, सब लोग हर सतह पे काम हुआ है, हर सतह, हर स्टेप पे काम हुआ है। अमीर आदमी, सरमायादार, उसकी कोई भी ज़बान हो, उसका कोई भी मजहब हो, कोई भी मसला हो, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ पार्टीज करते हैं। नीचे वालों को इतनी लाइनों में लगा दिया, समझ नहीं पा रहे जंग ही अमीरी और गरीबी की है। लेकिन ये सब बेचारे लगे हुए हैं, मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं यूं नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। किधर लगे हुए हो? तुम्हें अगले दिन का पता है कि सेठ तुम्हें निकाल देगा कंपनी से, तुम लगे हुए अपने मिशनों में। तो मैं तो बार बार लोगों से कह रहा हूँ, मैं कराची के लोगों से ही बोलता हूँ, ठेला लगा लो यार, अपना कारोबार करो, कैसे भी खड़ा करो, अपनी फैमिली को मजबूत करो, छोटा मोटा काम करो, मार्केटिंग का काम करो, जो कर सकते हो करो। मैंने तो ओपन ऐलान किया हुआ है कराची में, कोई भी लड़का, कोई भी शख्स, बड़ा बूढ़ा जवान, उसने पिज़्ज़ा की दुकान खोली है, उसने बर्गर की दुकान खोली, मुझे बुलाओ। मेरी बात सुनते हैं ना लोग, भरोसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊँगा, फ्री में बनाऊँगा। और उस पर रिस्पॉन्स आपको कैसा आता है? वो फिर उनसे पूछ लें, वो खुद दुआएं दे रहे होते हैं कि मेरी अब 1 साल में 4 ब्रांचें हो गई हैं, 5 हो गई हैं, 6 हो गई हैं। और जितने कमर्शियल लोग आते हैं मैं उनको बताता हूँ ये पैसे पे कर देना बेटा मार्केटिंग कराने में, हिम्मत है अगर इतनी तो बात करो, वरना हट जाओ। तो हम तो भाई लोगों को क्लियर बोलते हैं कि आपने काम शुरू किया है, हम मौजूद हैं आपके लिए। कितनी दूर बुलाओगे, मैं आऊँगा अपने खर्चे से, तुम्हारी चीज़ को प्रमोट करूँगा, ताकि चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें प्रमोट करूँगा, लोगों से बोलूँगा ये कराची के लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, जहाँ बोलोगे मैं आऊँगा प्रमोट करूँगा। एक पैसा तुमसे नहीं लूँगा। तुम खड़ा कर रहे हो ना अपनी फैमिली को, तुम कोई बिल्डर थोड़ी हो, तुम कोई सेठ थोड़ी हो। आओ मैं करता हूँ तुम्हें, और क्या करूँ, मैं तो अपना फोरम दे रहा हूँ, मैं हमेशा देता हूँ। डू यू थिंक कि एज अ कॉम, या स्पेशली अगर हम कराची की बात करें, तो कोई ऐसा लीडर इवेंचुअली मिलेगा इस कॉम को? मैं क्या जवाब दूँ मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। देखिए आगे होप तो यही है ना आगे, वरना तो फिर
जो आप कह रहे हैं प्रॉब्ली मल्टीप्लाई होना है आगे मैं जाके। क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता, लेकिन आपको लगता है मिलेगा कुछ, कोई होप है आपको? मैं नहीं बोल सकता। मतलब आप होपफुल नहीं हैं? ये तो मैंने आपसे बोला ही नहीं है मैं बोल नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ भाई। तो आगे फिर सोल्यूशन क्या है? आवाम खुद फैसला करेगी, और जब आवाम फैसला करेगी ना तो आवाम के हाथ में जूते होंगे, चप्पल जूते से बहुत पिटाई करेंगे, क्योंकि बस हो रही ना यार। कोई अपनी माँ की लाश घर में इसलिए रख के बैठा हुआ है कि दफनाने के पैसे नहीं हैं। आप तो वोट लेकर गए थे, आपने तो बड़े वादे किए थे कि फ्री कब्रिस्तान भी दूंगा, फ्री ये भी दूंगा, फ्री वो। किधर हो? अच्छा, फला मुल्क गए वो, फैमिली टाइम है। अभी तोशा खाना के डिटेल्स आई हैं, वो देख लें। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे टॉपिक पे बोल नहीं सकता, और मैं नहीं चाहता, मैं समाजी आदमी हूँ, आपको पता है, मैं बड़े मसले खड़े कर देते हैं, इतने झूठे झूठे प्रोपेगेंडे चलाते लेकिन हैं। अगले 5 साल में आपको क्या पाकिस्तान के आपको अगले हालात 2-3 महीने गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं? जो हालात हैं, लोग क्या करेंगे? अभी कितने लाख ख़ानदान होंगे जो अपने बच्चों को शहरी में उठाएंगे नहीं। सिर्फ किस लिए नहीं उठाएंगे? क्या अगर उठाएंगे तो खिलाएंगे क्या बच्चे को? खुद भी रो रहे होंगे, बीवी भी रो रही होगी, और जब बच्चे उठेंगे सुबह 8-10 बजे तो ये लोग भी एक्टिंग करेंगे, अरे बेटा हमारी भी आँख नहीं खुली आज, चलो कोई बात नहीं बेटा, आज रोज़ा रखते हैं बगैर शहरी के। और दिन भर इस टेंशन में दौड़ रहे होंगे कि पिछले साल हमारे दस्तरखानों पे पकोड़े समोसे सब होता था, आज वो भी नहीं होगा। खाना कहाँ से करूँ रात का? जो तनख्वाह मिली थी वो तो मालिक मकान ने ले ली, 3 महीने से वैसे ही किराया नहीं दिया था। माँ की दवाई में लग गई, अब्बा को तो दवाई दिला नहीं सके। तो भाई लोगों की हालत, ये सच है ना। आए ना, बात तो करे, कोई सेनेटर बात कर ले, कोई मिनिस्टर बात कर ले, कोई बुला ले, कोई अदालत का जज बुला ले, पूछ ले, जफर तुम क्या बातें कर रहे हो बेटा? तुम क्यों बोल रहे हो 30,000 में महीना नहीं गुजर सकता? ये 18 हज़ार रुपये तनख्वाहें रखी तो है गवर्नमेंट ने कि अच्छी तनख्वाह है जिसमें महीना गुजर सकता है। तो मैं बताऊंगा सर नहीं गुजर सकता। बट मुझे ये बताएं कि ठीक है ये सारी चीज़ें तो हैं, अब ये ज़रा इट्स अ रियलिटी, हुकूमत को भी आप चेंज नहीं कर सकते, कोई नया निज़ाम भी नहीं ला सकते, नए लोग भी नहीं आ सकते, बट एज अ कौम अगर कुछ करना है तो आपके ख्याल से क्या 3-4 स्टेप्स हो सकते हैं कि अपनी देखें, मदद जब आपके तहत? तक हमारी जैसी फैमिलीज, देखिए हमें देखना पड़ेगा ना। हम अगर मैं सिर्फ अगर कराची की बात करूं, कराची 80% स्लम एरियाज पे मुहित है। गग्गर फाटक से शुरू करें, कायदाबाद, बिन कासिम, स्टील टाउन, लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, मॉडल कॉलोनी, आप उसके बाद आप आ जाएँ फेडरल बी एरिया, उसके बाद शादमान, बफर जोन, नागन, नई कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी, खुदा की बस्ती, तीसरा टाउन, इस तरफ अगर आप आ जाएँ, पूरा ये जितना एरिया है, लियारी का, खारदर, मीठा दर, उस्मानाबाद, अरे भाई गलियों में गाड़ियाँ कहाँ जा सकती हैं? और जो हुक्मरान आ रहे हैं, आप कह रहे हो यार वो परेशान है, 21 करोड़ रुपए की फला गाड़ी हो गई, 32 करोड़ की, उनकी गाड़ियां दाखिल ही नहीं हो सकती इन गलियों में। उनको कैसे मालूम होगा कि रात को 1 बजे जब लोड शेडिंग होती है 4 घंटे की, तो बूढ़ी दादी नानी जो इसकी पीठ में जख्म में बेड सोर का, जो अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त तय कर रही है, कितना तड़पती है जब पसीना उन जख्मों में लगता है। कैसे मरीज को उठा के लाके गली के बाहर चरपाई रखे हो 4 घंटा वेट करते हैं? ये दर्द कैसे मालूम होगा इनको? जब तक लोग इनमें से नहीं आएंगे तब तक। अब वो एक बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, खरबों का बैलेंस है जी, फला आबादी से आपने उनको खड़ा कर दिया मैंने। अबे वो उस आबादी में मर जाएगा नहीं जाएगा? उसके बीवी बच्चे, जब वो जाएगा तो घर में दुआ कर रहे होंगे अब्बू को कोई बीमारी ना लग जाए। कहाँ अब्बू गरीबों में चले गए? वापस आएंगे तो उनका सदका उतरेगा, गाय कटेगी उनके लिए। तो इस तरह का जब इतना बड़ा डिफरेंस होगा, और आप बोल रहे हैं तब्दीली, एक अमीर को हटा के दूसरे अमीर को बैठा दीजिए, एक रईस को हटा के दूसरे रईस को बैठा दें, एक सेठ को हटा के दूसरे सेठ को, कैसे मुमकिन है? क्या सेठ के रूम में एक आम क्लर्क जा सकता है? आप उसको सियासतदान बना दीजिए, तो वो सेठ के उस लेवल के आदमी से हाथ मिलाना पसंद करेगा? मुझे नहीं मालूम ये सिस्टम कब ठीक होगा। मुझे तो नहीं लगता ठीक होगा। हाँ, मुझे भी नहीं लगता। सो आगे मतलब ऐसे ही हमने अगले 30-40 पता नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का कुछ भी, लेकिन अफसोस होता है, अफसोस। एक से आप मेरे ऑफिस बैठ जाए कसम खुदा की एप्लीकेशन वाले काउंटर पे, अगर 20 मिनट के अंदर उठ के भागे नहीं आप तो भूलिएगा, कलेजा फट जाएगा आपका। जो मर्द आएगा, जो औरत आएगा, रोते हुए आएगा। वो ये हालत कर दी है। वो 3 घंटे की प्लानिंग जैसे 1 अरब रुपए लेने जा रहा है, सिर्फ किस लिए घर से निकला कि बच्चे की 1 हफ्ते की दवाई दिला दो, मेरा बच्चा तकलीफ में है।
वो औरत छुपा के बुरके से निकालती है डब्बा दूध का, क्या आप ये दिला देंगे डब्बा? लग्जरी चीज़ नहीं मांग रही, सिर्फ 1 साल के अंदर आपने 600 वाला दूध का डब्बा 3400 रुपये का कर दिया भाई। वो यूं डरते हुए बोली, दे देंगे क्या, ये दे देंगे? अल्लाह की कसम मैं अपना सर पीट लेता हूँ। हाँ दे देंगे अम्मा, क्या हो गया है, दे देंगे, 3 लगते हैं महीने में। वो ऐसे बोल रही है जैसे वो पता नहीं किसी का कत्ल करके आई है और आपको बता रही है अतराफ़े जुर्म कर रही है। कोई हुक्मरान सुने ना बैठ के लोगों के मसाइल, कोई नहीं सुन रहा भाई। कोई आपको इनमें से लगता है कि जो एटलीस्ट आपको लगता है कि यार ये बंदा कोई थोड़ा सा आपको कोई लगता है? मुझे तो कोई नहीं लगता। मुझसे क्यों कर रहे हैं मेरे सवाल? आप एक मीडिया के बंदे हैं, आपके चैनल चल रहे हैं, आप दुनिया को देखते हैं। मैं तो फंसा हुआ हूँ इन सब कामों में, एक केस से निकलता हूँ दूसरे केस में, तो मुझसे ज़्यादा तो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी ना। और जो पूरी लॉबी है आपके खिलाफ, अभी हम लोग पहले भी जैसे बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स का आपने मुझे बताया कि 50% जो है, ठीक है, माफियाज हैं हर जगह, जहाँ अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ माफियाज भी हैं। वो लिख रहे हैं फलां लैब का टेस्ट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, महंगे टेस्ट। अच्छा चलो सही है, मैं कह रहा हूँ बहुत शरीफ डॉक्टर हो भाई, आपने टेस्ट लिख दिया जो 80,000 रुपये का, ये जो MRI लिखा है 65,000 का, या किसी सस्ते इदारे में 28,000 30,000 हो रहा है, कैसे कराएंगे? और ये तो अभी तशखीस हो रही है, अभी तो इलाज शुरू ही नहीं हुआ, फिर बीच में दोबारा यही टेस्ट होंगे कि जो इलाज हो रहा है अब क्या नजर, कहां तक पहुंची सिचुएशन, फिर आखिर में फिर होगा कि आया सही हुए कि नहीं हुए। तो जो लाखों पे ले जाओगे, पैसे आएंगे कहां से? वो कौन सा गवर्नमेंट का इदारा है जो ये पैसे दे रहा है? मैं तो सिर्फ पाकिस्तानियों से यही अपील करता हूं कि भाई थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट हमें अगर कर दोगे ना, हम जिस लाइन पे, हमारी लाइन बहुत अलग है, हमारी लाइन बिल्कुल अलग है। मैं अगर नेशनल टीवी पे भी बैठता हूं ना, मैं अपने इदारे की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ आवाम की ये हालत हुई है। मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोल रहे हैं, अभी तुम इतना प्राइम टाइम दिया रमज़ान का हमने, तुम अब आवाम की बात करके चले गए। मैंने कहा अपना मैसेज सोशल मीडिया पे दे देंगे, मसला नहीं है, जिसको सुनना होगा सुन लेगा। अभी रिसेंटली आपने बलूचिस्तान और ये जो सारा फ्लड आया और सिंध और सारा कवर किया है, वहाँ का अगर कुछ थोड़ा सा बता सकें, बिकॉज वो कुछ अर्से तो मीडिया पे आया है 2-4-5 बहुत बुरी सूरत हाल है। आप मेरे साथ अभी चलें KN शाह में, और आप चलते हैं खैरपुर नाथन शाह, मैं आपको दिखाता हूँ जगह, यूं करके नज़र आएंगी हर चीज़ ना। आर्ट आपको लगेगा कोई आर्ट है, मट्टी के अंदर आधा आधा गिलास नज़र आएगा, आधी पतीली नज़र आएगी, आधा चिमटा नज़र आएगा, आधा चूल्हा नज़र आएगा, तो चूल्हे का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आएगा। आप समझोगे आर्ट है? आर्ट नहीं है। जैसे मेरे घर में जिन बर्तनों से हम खाते हैं रोज़ाना, उनसे हमें एक उनसियत हो जाती है ना, वैसे उनकी भी उनसियत थी उन्हीं बर्तनों से जो अब तक कीचड़ पखाने में डूबे में। आप बोलो निकालो ना इसको, तुम्हारे बर्तन है। बोले हाँ निकाल लेता हूँ, धोऊंगा किससे? तो अब तक लोग बेचारे इसी हाल में यार, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत हल्के 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 डेवलप किया। हमने क्या काम किया होगा, या NGOs ने क्या किया होगा? वो असल तो भाई बहुत, जिस तरह भी इन्होंने बेचारों ने, हमने तो अपना छोटा मोटा हिस्सा डाला, वो तो खुदा का फजल है, पाकिस्तानी हम पे भरोसा करते हैं। मैंने जिस दिन ऐलान किया उसके अगले दिन मैंने 500 ट्रक की पहली खेप निकाली थी। 500 ट्रक। अगर 200 NGOs के कैंप लगे हुए थे ना 3 तलवार पे, तो एक अकेला कैंप था 2 तलवार पे JDC का, और डेली 100 ट्रक वहाँ से भी निकल रहा था। तो मैं तो इस बात पे पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, हम जो करते हैं हम दिखा देते हैं फेसबुक पे। भाई ये 50,000 बैग राशन पैक हो रहा है, ये 50,000 बैग इनके थ्रू, ये 50,000 इनके थ्रू, ये 1.5 लाख मच्छरदानी, ये लाखों खैमे, ये फला चीज़, ये खैमों की पूरी पूरी बस्ती हटाओ, यहाँ घर बना दो। हमने पूरी पूरी बस्ती एक साथ बनाई है। हमने कहा कोई 6 लाख का खर्चा नहीं आ रहा, हमने ये भी बताया लोगों, हमने कहा सिर्फ 45,000 का खर्चा आ रहा है। ईंटें वहीं गिरी हुई हैं, क्योंकि हर घर की बड़ी सी बाउंड्री होती थी, पानी सब कुछ ले गया, उसी ईंटों को खड़ा करना है, छत बनाई, लकड़ी की छत डाली, ये खर्चा मजदूरी का आया, ये पक्का फर्श बना, खिड़कियां भी पड़ी हुई हैं, खिड़की उठा के वापस लगा दी, दरवाज़ा लगा दिया, छुट्टी। क्यों 6 लाख में तो 10 घर बना के दे रहा था मैं। तो हमने ये भी बताया लोगों, हमने कहा सीधा सीधा काम है, सीधा सीधा, कोई हल नहीं है। आप बताएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। आप जब बताओगे ये हल हमने देख लिया है और इतने अरसे बाद आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। अगर पाकिस्तानियों के लिए आपका कोई पैगाम हो तो वो क्या होगा? मेरा पाकिस्तानियों के लिए सिंपल सा पैगाम है, जो बैरून ममालिक बैठे पाकिस्तानी हैं, आपसे अगर आपका कोई रिश्तेदार खैरियत ज़्यादा दरियाफ़्त कर रहा है ना मैसेज करके पाकिस्तान से, तो समझ जाइएगा मुश्किल में, उसके हालात पूछ लीजिएगा। आपका $1 300 रुपये पे, आपका 1 पाउंड 325 पे नहीं मिल रहा, आपका 1 यूरो 350 पे नहीं मिल रहा। ज़रूर सोचिएगा, अपने रिश्तेदारों को याद रखिएगा, अपनी बरादरियों को, अपने मोहल्लेदारों को, जिस किसी मोहल्ले से आपका वास्ता है। ठीक है, आप किसी बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट में रहते होंगे, अमेरिका में, UK में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जिन गलियों से आप गए, यकीन करें वहाँ घरों के अंदर भूख का राज है, भूख।
बहुत ड्रॉनी चीज़ है भूख। सामने बैठे हुए शख्स के कलर नज़र नहीं आ रहे होते कपड़े में, बच्चों की अच्छी बातों में मुस्कुराहट नहीं आ रही होती बाप को, माँ को, क्योंकि उसको पता होता है शाम में बच्चों को खाना नहीं दे पाऊँगी। तो अपने लोगों का सोचें, अपनी बरादरियों का सोचें। हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अगर वो समझ में आते हैं तो भाई शामिल होते चले जाएं। हम तो, हमारे किसी प्रोजेक्ट में लफ पैसा शामिल नहीं है। आपकी ज़कात, खैरात, इमदाद सब आपके सामने खर्च होती है लोगों पे। और अपने प्यारों को ज़रूर याद रखें। लोग बहुत मुसीबत में एक एक देखें, अभी जिस फैमिली ने पंजाब में ख़ुदकुशी की है, किस चीज़ पे ख़ुदकुशी की है? 15,000 रुपये रेंट नहीं दे पाए। पहले मियाँ बीवी ने बच्चों को जहर दिया, फिर खुद जहर खाया, मर गए। तो क़यामत के दिन मुझे और आपको नहीं पकड़ेगी वो फैमिली। 100% सवाल होगा मुझसे आपसे। जिस तरह चैरिटी में सवाल होगा ना कि तुमने अपने सगे भाइयों को क्यों नहीं पूछा, फिर सगे रिश्तेदारों को क्यों नहीं पूछा, फिर गली वालों को क्यों नहीं पूछा, 40 घरों को, फिर उस शहर मोहल्ले वालों को, शहर वालों को, गाँव वालों, सूबा, मुल्क, सबको, हर बंदे को जवाब देना है ना। तो जवाब सबसे लिया जाएगा। और हुक्मरानों को क्या आपका मैसेज होगा? हुक्मरानों के लिए भी जवाब आपको भी देना हो। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई, अल्लाह ताला आसानियाँ करे सारों के लिए। आमीन आमीन। थैंक यू। थैंक यू।